हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में। टॉपिक है हमारा खेल और खेल से संबंधित प्रतियोगिताएं, उनसे संबंधित जितने भी पुरस्कार हैं उनकी आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक सामान्य से परिचय के बारे में। सामान्य से परिचय के बारे में बात करें तो हिंदी भाषा का शब्द है खेल, अंग्रेजी भाषा में जिसे कहते हैं स्पोर्ट। बात करें तो दोनों एक जैसे शब्द, स्पोर्ट कहो या फिर हमारे खेल कहो, दोनों सेम सेम से ही लगते हैं। बात करें फ्रेंच भाषा के शब्द डिस्पोर्टन, तो इससे ये विकसित हुआ है, डिस्पोर्टन से ये विकसित हुआ है स्पोर्ट शब्द, जिसका मतलब होता है हमारा आनंद या मनोरंजन। अर्थात यदि हम आनंद ले रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, इसका मतलब अपन स्पोर्ट खेल रहे हैं या खेल खेल रहे हैं। ये तो सभी जानते हैं, खेल खेल में। अब बात करें स्पोर्ट और गेम, दो शब्द होते हैं स्पोर्ट और गेम। स्पोर्ट और गेम सुनने में तो एक जैसे लगते हैं कि हम बच्चे कहते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, हम गेम खेलने जा रहे हैं या फिर कोई स्पोर्ट्स खेलने जा रहे हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा बेसिक अंतर होता है। और बेसिक अंतर क्या होता है, स्पोर्ट क्या होता है, आम सहमति पर आधारित होते हैं। अर्थात जब हम गली क्रिकेट खेलते हैं तो इसमें 3 खिलाड़ी हो या 5 खिलाड़ी हो या 7 खिलाड़ी हो, हम क्रिकेट आसानी से खेल लेते हैं। उसमें किसी की फर्स्ट बैटिंग हो, किसी की सेकंड बैटिंग हो, जरूरी नहीं इसमें बैट्समैन दो हो, जो हमारे विकेट्स है दो हो। अर्थात एक सामान्य से नियम होते हैं, सामान्य से नियम होते हैं और वो भी आपसे सहमति के होते हैं। गेम में क्या होता है, नियम क्या होते हैं, सर्वमान्य नियम होने चाहिए। जैसे हमारे क्रिकेट खेल खेलेंगे तो उसमें 2 टीम होगी, 11-11 खिलाड़ी होंगे, 2 एम्पायर होंगे, एक लेग पे होगा, एक फ्रंट में होगा। तो इस तरह बहुत सारे नियम होते हैं, तो नियमों से खेला जाता है हमारे गेम। और आम सहमति के आधार पर होता है हमारा स्पोर्ट्स। स्पोर्ट की बात करें तो स्पोर्ट में टीम जरूरी नहीं है, अर्थात टीम बनानी कोई ज़रूरी नहीं है। गेम में क्या टीम होना आवश्यक है, अर्थात जो सर्वमान्य टीम होती है, जो नियमों के आधार पर खेली जाती है, तो वैसे होते हैं गेम। स्पोर्ट की बात करें तो व्यक्तिगत योग्यता और भाग्य का बहुत ज़्यादा तत्व होता है इसके अंदर। क्या, जिसकी व्यक्तिगत योग्यता ज़्यादा होती है वो स्पोर्ट बहुत बढ़िया खेलता है। अर्थात व्यक्तिगत योग्यता में सीधी बात है कि जिसका बैट है उसके फर्स्ट फर्स्ट बैटिंग आएगी। जैसा आपने पहले कई बार ऐसे गेम खेलते होंगे, जिसका बैट है, जिसकी बॉल है, उसकी फर्स्ट बैटिंग आएगी और वही पहले खेलेगा। तो इस तरह स्पोर्ट्स में क्या होते हैं, एक तरह की आम सहमति होती है, जबकि गेम में क्या होता है, सामूहिक योग्यता होती है, पूरी टीम एक साथ खेलती है और इसके अंदर सर्वमान्य नियम होते हैं। अब बात करें स्पोर्ट और गेम की, तो दोनों का उद्देश्य क्या होता है, मनोरंजन, प्रतिस्पर्धा करना। क्या, दोनों का उद्देश्य मनोरंजन, प्रतिस्पर्धा करना और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देना होता है। और बात करें खेलों का उद्भव, क्या मानव के उद्भव के साथ ही माना जाता है। अर्थात जब मानव उद्भव हुआ था, मानव का जन्म हुआ था, जन्म के साथ धीरे धीरे, जैसे हम जानते हैं कि हमारे प्रोटोकाल था, अर्थात जो हम प्रोटो ह्यूमनॉइड पीरियड था, तब से लेकर हम जैसे वर्तमान के जो मानव बने, तब से हमने हर तरह के गेम खेलने शुरू किए। प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में जहाँ परंपरागत खेल खेले जाते थे, वहीं आज की बात करें तो वहाँ आज भारत के अंदर आधुनिक खेल खेले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि खेल खेले नहीं जाते थे, बस खेलों का स्वरूप ही चेंज हो रहा है। अब हम बात करें भारत में खेलों की नीतियों के बारे में। भारत में खेलों की नीतियों की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे प्रशासनिक ढांचे की। इसमें हमारे सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ था हमारा 1982 का नोवा एशियन गेम। क्या, 1982 का नोवा एशियन गेम सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। क्यों, क्योंकि एशियन गेम क्या है, हमारे नई दिल्ली भारत में आयोजित हुआ था। कब हुआ, नोवा एशियन गेम 1982 को नई दिल्ली भारत में आयोजित हुआ। और इसी वजह से फिर क्या हुआ, 1982 में भारत सरकार ने खेल विभाग और राष्ट्रीय कल्याण कोष की स्थापना की। अर्थात इससे पहले हमारे पास खेल विभाग नहीं था, अर्थात जो हमारा खेल विभाग में अंतर्गत मतलब खेलों से संबंधित कोई अलग से विभाग नहीं होता था। लेकिन जैसे ही हमारे एशियन गेम्स दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर हुए आयोजित, तो उसके बाद से क्या है, हमारे यहाँ पे खेल विभाग और राष्ट्रीय कल्याण कोष की स्थापना हो गई। अब इस कोष की बात करते हैं, इस कोष का उद्देश्य क्या था, जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो गरीब खिलाड़ी हैं या फिर जो हमारे नेशनल लेवल खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारा हमें बेहतर योगदान दे सकते हैं या बेहतर प्रसिद्धि का कारण बन सकते हैं, उन खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य रहा है। तो ये राष्ट्रीय कल्याण कोष, इनको जैसे मान लो कि खिलाड़ी होते हैं जिनको किट की उपलब्धता, खेल उपकरण की उपलब्धता, कोच की उपलब्धता, स्टेडियम के रख रखाव होता है, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें ये उपलब्ध कराते हैं। 1985 में हमने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस वर्ष में खेल विभाग का नाम बदल दिया। जो अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष था
तो उसमें खेल विभाग का नाम बदल दिया 1985 में, और इसका नाम युवा मामले और खेल विभाग कर दिया। क्या कर दिया, इसका युवा मामले और खेल विभाग कर दिया इसका नाम बदलकर। 27 में 2000 की बात करें तो इसे एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाया गया। 27 में 2000 से जो हमारे युवा मामले और खेल विभाग है, इसको स्वतंत्र मंत्रालय बना दिया गया। 30 अप्रैल 2008 की बात करें तो इसी मंत्रालय के अंतर्गत युवा मामले और खेल विभाग को अलग अलग विभाग बना दिया गया। अर्थात युवा मामले और खेल विभाग दो अलग अलग विभाग बन गए। कब? 30 अप्रैल 2008 से। अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में प्रशासनिक ढांचा क्या है, हमारे युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत दो विभाग कार्य करते हैं। क्या मंत्रालय का नाम तो क्या है, युवा मामले और खेल मंत्रालय। तो ये मंत्रालय का नाम तो ये है। और युवा विभागों की बात करें तो इसमें दो विभाग काम करते हैं, एक तो खेल विभाग और एक युवा मामलों का विभाग। तो इस तरह हमने इसका प्रशासनिक ढांचे के बारे में बातचीत कर ली। अब हम बात करेंगे भारत की जो सबसे सर्वोच्च संस्था है जो खेलों के लिए कार्य करती है, वो है हमारी भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसको कहते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे साई भी कहते हैं। अब की इसकी स्थापना की बात करें तो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत की गई थी। किसके अंतर्गत? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर की गई थी। कब? 25 जनवरी 1984 को। क्या? 25 जनवरी 1984 को हमारे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत हमारे भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। अब इसकी बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय हमारे नई दिल्ली में। और ये किस मंत्रालय के अंदर काम करता है, अभी हमने जस्ट ही पढ़ा इसके बारे में। तो भारतीय खेल प्राधिकरण भारत सरकार का जो युवा मामले और खेल मंत्रालय है, इसके अधीन एक स्वायत्त संस्था के रूप में काम करता है। स्वायत्त संस्था तो आप समझते होंगे, स्वायत्त संस्था किसे कहते हैं? स्वायत्त संस्था का मतलब होता है कि जो अपने कार्य खुद करते हैं और अपने डिसीजन खुद लेते हैं, वो हमारी स्वायत्त संस्थाएं होती है। तो हमारे जो ये भारतीय खेल प्राधिकरण है, तो ये भारतीय खेल प्राधिकरण क्या एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करता है। अब बात करते हैं इसके महानिदेशक की। तो हमारे साई है ये भारतीय खेल प्राधिकरण। तो इसका महानिदेशक कौन है? इसके वर्तमान महानिदेशक श्री संदीप प्रधान है। तो आप इसे याद रखेंगे। हमारे महानिदेशक कौन है? साई के हमारे संदीप प्रधान इसके महानिदेशक। अब बात करें तो पूरे देश के अंदर यदि खेल क्षेत्र की बात करें, यदि आपसे पूछा जाए कि खेल क्षेत्र के अंदर यदि कोई सर्वोच्च संस्था है तो सर्वोच्च संस्था हमारे देश की कौन सी है? जैसे साई ही बताना पड़ेगा, अर्थात ये राष्ट्रीय संस्था है और जैसे सबसे ऊपर, इसके ऊपर कोई भी खेलों से संबंधित कोई संस्था नहीं है। अब बात करें ये जो संस्था है यदि ये कुछ कार्य भी करती है कि नहीं? हाँ, ये बहुत सारे कार्य करती है। जैसे दो शैक्षणिक संस्थाओं का भी संचालन करती है, अर्थात स्पोर्ट्स से संबंधित टेक्निकल जो टर्म्स होती है। जैसे मान लो कोई विशेष खेल होता है, जैसे मान लो कोई भाला फेंक, हमारे जेवलिन थ्रो खेल है, क्रिकेट है, डिस्कस थ्रो है, तो इसमें कुश्ती है, तो इसमें भारतीय खिलाड़ी बहुत अच्छा करे ओलंपिक स्तर पे, पैरा ओलंपिक स्तर पे, शूटिंग है। लेकिन क्या है, खिलाड़ी इनके जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं, अर्थात जो जैसे शूटिंग में कौन कौन सी गोलियां होती है, कौन कौन सी बंदूकें होती है, किस तरह से कौन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो इसके लिए शैक्षणिक व्यवस्था की भी जरूरत पड़ती है। और जो हमारी साई है, साई देश के अंदर दो शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन करता है। एक तो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय संस्थान खेल संस्थान है पटियाला के अंदर। इसमें खिलाड़ी को ट्रेनिंग दी जाती है कि खेल के समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यदि हमारे कोई चोट लग जाती है तो चोट का विशेषकर किस तरह से ध्यान रखना है, किस चोट को किस तरह से हील करना है और मनोबल किस तरह बनाए रखना है खिलाड़ियों का। साथ ही साथ हमारी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय केरल तिरुवनंतपुरम, तो देख सकते हैं कि एक तो हमारा उत्तर में तो दूसरा हमारा दक्षिण में है। तो दोनों के दोनों हमारे संस्थान किसके द्वारा चलाए जाते हैं? साई के द्वारा, अर्थात भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा ये चलाए जाते हैं। और नाम भी देख लीजिए, नाम भी दोनों हमारे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लक्ष्मीबाई, तो अर्थात नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और हमारे लक्ष्मीबाई जी जो क्या है कि जिन्होंने 1857 क्रांति के अंदर अंग्रेजों से हार नहीं मानी। तो हमें दोनों से प्रेरणा लेते हुए इस संस्थानों का नाम रखा गया है कि हमें खेल के क्षेत्र में हार नहीं मानना है और अपने देश का नाम पूरे दुनिया के अंदर सर्वोच्च रूप से स्थापित करना है, अर्थात हमारा झंडा सबसे ऊपर रहे। तो उनके नाम भी इसी तरह रखे गए, एक तो उत्तर में पंजाब में, तो दूसरा बना दक्षिण में केरल में। तो इस तरह हमने देख लिया। अब बात करें तो ये तो हमारे शैक्षणिक संस्थान थे जहाँ पे जो खेल से संबंधित शिक्षाएं और जो हमारे एक तरह से ब्रिज कोर्स है जो खिलाड़ियों को दिया जाता है। अब बात करें तो ये हमारे जो प्राधिकरण है भारतीय खेल प्राधिकरण, ये क्या करता है, बहुत सारे स्टेडियमों का संचालन और रख रखाव करता है। क्या करता है? बहुत सारे स्टेडियम और का रख रखाव भी करता है, संचालन भी करता है। जैसे हमारे कुछ स्टेडियम, जैसे इंदिरा गांधी खेल परिसर हमारे नई दिल्ली में,
नई दिल्ली में क्या है, इंदिरा गांधी खेल परिसर है, इसका संचालन भी करता है, रख रखाव भी करता था, मेंटेनेंस भी करता है, साथ ही साथ इसको चलाता भी है। कौन सा? इंदिरा गांधी खेल परिसर। दूसरा उनके पिताजी वाला जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ये भी नई दिल्ली में, अर्थात पिता और पुत्री दोनों के स्टेडियम कहाँ है? हमारे नई दिल्ली में। तीसरा आता है हमारा डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज, नई दिल्ली के अंदर। ये तो आपको पता होगा, डॉक्टर करनी सिंह क्या थे? हमारे फेमस शूटर थे, तो उन्हीं के नाम पे शूटिंग सेंटर बनाया गया नई दिल्ली के अंदर। पहले इसको शूटिंग रेंज तुगलकाबाद कहते थे। क्या कहते थे? शूटिंग रेंज तुगलकाबाद, लेकिन इसका नया नाम डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग सेंटर नई दिल्ली रखा गया। फिर आता है मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल स्टेडियम नई दिल्ली। पहले इसको नेशनल स्टेडियम कहते थे, लेकिन हमारे मेजर ध्यानचंद की जो शताब्दी थी, जन्म शताब्दी, तो उसके अवसर पे उनका नाम, ये जो हमारे नेशनल स्टेडियम है, इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल स्टेडियम रख दिया गया, ताकि उनको याद रखा जा सके। ये हमारे जो हॉकी के जादूगर के नाम से भी प्रसिद्ध थे, हमारे मेजर ध्यानचंद। और भारत के अंदर जितने भी हमारे गोल्ड मेडल जीते हैं शुरुआती ओलंपिक्स के अंदर, इसमें बहुत सारे गोल्ड मेडल के दौरान ये हमारे मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी रहे। फिर आते हैं हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में। और ये आपको पता होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे पहले भारत के उद्योग मंत्री रहे हुए हैं। पहली सरकार थी हमारी जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार, उसमें उद्योग मंत्री रहे थे हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो उनके नाम पे हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली बनाया गया है, बना हुआ है। तो इस तरह हम देख सकते हैं, साई के द्वारा बहुत सारे जो स्टेडियम है उनका संचालन और रखरखाव का कार्य किया जाता है। जैसे हमारे इंदिरा गांधी खेल परिसर नई दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम परिसर नई दिल्ली, डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज शूटिंग सेंटर नई दिल्ली, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल स्टेडियम नई दिल्ली, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली। तो इस तरह हमारे ये हमारे कॉम्प्लेक्स है जिनका रखरखाव हमारे साई के द्वारा किया जाता है। अब प्राधिकरण की बात करें तो जैसे मान लो कोई बच्चा है जो स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा है, ये तो लाइन भी अच्छी बन गई, बच्चा है जो अच्छा है, तो यदि वह मान लो कि साई के अंदर अपने आप को रजिस्टर करना चाहता है और अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहता है, तो क्या उसे बार बार दिल्ली ही आना पड़ेगा? नहीं, इसके लिए साई ने बहुत सारे क्षेत्रीय केंद्र भी बनाए, अर्थात जो जिस एरिया में रहता है उस एरिया के आसपास जो भी क्षेत्रीय केंद्र, वहाँ आके अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। जैसे कि हमारे मुंबई महाराष्ट्र में, सोनीपत हरियाणा में, चंडीगढ़ हमारे पंजाब और हरियाणा दोनों में आता है, जो गुवाहाटी है हमारे असम में, लखनऊ हमारे यूपी के अंदर, इम्फाल नॉर्थ ईस्ट में आता है अपने, गांधीनगर हमारे गुजरात में, भोपाल मध्य प्रदेश में, बेंगलुरु कर्नाटक में, कोलकाता हमारे पश्चिम बंगाल के अंदर, तिरुवनंतपुरम हमारे केरल में आता है। तो इस तरह हमने 11 केंद्र देखे हैं, जिस जो बच्चा या जो खिलाड़ी, उत्कृष्ट खिलाड़ी जो अपने कला का प्रदर्शन करना चाहता है, तो वो इन क्षेत्रों के अंदर अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। साथ ही साथ भारत के अंदर क्या 14 उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित है, जिसमें क्या विशिष्ट खेल को लेकर बहुत सारे उत्कृष्टता केंद्र है। खिलाड़ी वहाँ आते हैं और अपने आप को उत्कृष्ट बनाते हैं ताकि वो अच्छे से अच्छे मेडल ले सके। इसके लिए 20 विशेष खेल क्षेत्र भी और 56 खेल प्रशिक्षण केंद्र भी कार्यरत है हमारे देश के अंदर। तो इस तरह हमने देखा कि जो साई है, साई बहुत सारे कार्य कर रहा है। जैसे हमारे 11 तो क्षेत्रीय केंद्र, 14 उत्कृष्टता केंद्र, 56 खेल प्रशिक्षण केंद्र भी चला रहा है, 20 विशेष खेल क्षेत्र भी चला रहा है। और 11 क्षेत्रीय केंद्र कौन कौन से? मुंबई, सोनीपत, चंडीगढ़, गुवाहाटी, लखनऊ, इम्फाल, गांधीनगर, भोपाल, बेंगलुरु, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम। तो ये है। अब हम आगे देखेंगे क्या, भारतीय खेल प्राधिकरण नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी। ठीक है, भारतीय खेल प्राधिकरण के नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमीज कहाँ कहाँ है जहाँ पे खिलाड़ी खेलते हैं। पहला आता है हमारे भारतीय खेल प्राधिकरण नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी, तो हमारे रोहतक में। बॉक्सर हमारे जो विजेंद्र सिंह थे, जो हमारे लवलीना बोरगोहेन है, तो ऐसे करके हमारे बहुत अच्छे से बॉक्सर है जिन्होंने ओलंपिक क्षेत्र में जाके भी अच्छे से कार्य किए हैं, मेडल लाए हैं हमारे लिए। तो ये हमारे रोहतक के अंदर है। साइकिलिंग की एकेडमी हमारी दिल्ली के अंदर है। हॉकी एकेडमी हमारी दिल्ली के अंदर, जूडो एकेडमी हमारे भोपाल के अंदर है। ये भारतीय खेल प्राधिकरण की नेशनल जूडो एकेडमी है, तो हमारे भोपाल के अंदर है। तो ये हमारी कुछ नेशनल एकेडमियाँ हैं जहाँ पे विशेष रूप से पूरी पूरी एकेडमी इन खेलों को समर्पित है। जैसे बॉक्सिंग एकेडमी तो हमारे रोहतक में, साइकिलिंग एकेडमी हमारे नई दिल्ली के अंदर, हॉकी एकेडमी हमारी दिल्ली के अंदर, जूडो एकेडमी हमारी भोपाल में। बात करें 2008 की, तो 2018 में क्या है, इस प्राधिकरण का नाम बदल के स्पोर्ट्स इंडिया कर दिया गया, ताकि खेलो इंडिया कर दिया गया, ताकि इससे एक इंडिकेशन मिलता है खेलों के प्रति खिलाड़ियों का।
तो नाम बदल दिया गया 2018 में, इस प्राधिकरण का नाम बदल के स्पोर्ट्स इंडिया कर दिया गया। और खेलो इंडिया कार्यक्रम इसी के द्वारा चलाया जाता है, जो हर साल हमारे खेलो इंडिया कार्यक्रम है तो इसी के द्वारा ये चलाया जाता है। बात करें आगे भारतीय खेल प्राधिकरण की, तो भारतीय खेल प्राधिकरण के दो भाग है। क्या भारतीय खेल प्राधिकरण के दो भाग है, एक तो हमारी जनरल बॉडी होती है और एक गवर्निंग बॉडी होती है। अर्थात इसमें प्रशासन की बात करें, प्रशासन के अंदर दो भाग होते हैं, एक तो जनरल बॉडी होती है और एक हमारी गवर्निंग बॉडी होती है। जनरल बॉडी की बात करें तो इसमें एक चेयरमैन होता है। क्या होता है? एक चेयरमैन होता है। और चेयरमैन कौन होता है? युवा मामले और खेल मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री होता है जो इसका चेयरमैन होता है। सदस्यों की बात करें तो इसमें 34 सदस्य होते हैं। कितने? 34 सदस्य होते हैं। और बाकी इसमें 11 पदेन सदस्य होते हैं। तो आप 11 पदेन सदस्य आप समझ सकते हो कौन होंगे। तो ये हमारे जितने भी स्पोर्ट्स एकेडमीज होती है, स्पोर्ट काउंसिल होती है, तो बहुत सारे ये होते हैं। तो इनके जो अध्यक्ष होते हैं ये इसके सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। क्यों? जैसे मान लो बैडमिंटन एकेडमी है, क्रिकेट एकेडमी है, तो बहुत सारी एकेडमियाँ होते हैं, हॉकी एकेडमी, तो इनके जो हेड होते हैं ये इसके पदेन सदस्य होते हैं। बात करें सदस्यों का कार्यकाल, तो पदेन सदस्य तो उनके जो पद पे जब तक रहेंगे तब तक इनके सदस्य रहेंगे, और बाकी सब जो भी इनके सदस्य होंगे तो उनका 3 साल का कार्यकाल रहेगा। तो गवर्निंग बॉडी की बात करें तो युवा मामले और खेल मंत्री इसके चेयरमैन रहेंगे। सदस्य की बात करें तो 34 सदस्य, 11 पदेन सदस्य होंगे। सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो पदेन सदस्यों को छोड़ के सभी का 3 साल का कार्यकाल होता है। बात करें फिर आगे गवर्निंग बॉडी की, तो इसकी गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन कौन होता है? युवा मामले और खेल मंत्री, जो हमारे राज्य या स्वतंत्र प्रभार होता है वो इसका चेयरमैन होता है। सदस्य की बात करें तो इसमें 30 सदस्य होते हैं। 14 सदस्य हमारे पदेन सदस्य होते हैं, और बाकी जो हमारे क्या कहते हैं 3 साल का कार्यकाल होता है पदेन के अलावा। सदस्यों का कार्यकाल पदेन सदस्यों को छोड़ दें तो 3 साल का कार्यकाल होता है पदेन सदस्यों को छोड़ के। तो देख सकते हैं हमने इसकी, तो इसके दो भाग किए थे हमने भारतीय खेल प्राधिकरण के। एक तो हमारी गवर्निंग बॉडी थी, एक हमारी क्या जनरल बॉडी थी। तो हमारी जनरल बॉडी थी, तो जनरल बॉडी में 34 सदस्य थे और गवर्निंग बॉडी में हमारे 30 सदस्य थे। फिर आगे बात करते हैं इसके आगे कि इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। जो हमारे स्थायी है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? देश में खेलों के प्रोत्साहन को बनाए रखना, खेल के आधार को व्यापक बनाना, खेल आधार को इसका व्यापक बनाना, साथ ही साथ देश में खेलों को प्रोत्साहन देना, खेल प्रतिभाओं की पहचान करना और उनका पोषण करना, भारत को खेल शक्ति के रूप में स्थापित करना, इनके लक्ष्य और उद्देश्य। 1982 में जो हमारे 9वें एशियाई खेल आयोजित हुए थे उसमें निर्मित जो स्टेडियम है उनका प्रबंधन करना, उस समय तो यही मेन था। क्यों? क्योंकि खिलाड़ी के लिए स्टेडियम बनाना, और फिर अब स्टेडियम भी बना दिया है, बाद में गेम भी आयोजित हो गया है, तो अब क्या करना, उनका प्रबंधन भी करना है। विभिन्न खेल संघों, सरकारों और विभागों के मध्य समन्वय करना अर्थात बातचीत करना इसके लक्ष्य और उद्देश्य रहते हैं। साथ ही साथ ऐसे संस्थानों की स्थापना करना, संचालन करना, प्रबंधन करना और प्रशासन करना जो क्या हमारी उच्च क्षमता वाले जो प्रशिक्षक, खेल वैज्ञानिक और शारीरिक शिक्षक तैयार करें। भाई क्या करना है? ऐसे संस्थानों की स्थापना करना, संचालन करना, प्रबंधन करना और प्रशासन करना जिनका उद्देश्य और लक्ष्य क्या हो? उच्च क्षमता वाले प्रशिक्षक और खेल वैज्ञानिक और शारीरिक शिक्षक तैयार करें। देश में खेलों की बात करें तो खेलों के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को योजना निर्माण, अधिग्रहण, रख रखाव और उपयोग करना। खेलकूद खिलाड़ियों और कोचों के उन्नयन के लिए, क्या खेलकूद खिलाड़ियों और कोचों के उन्नयन के लिए विभिन्न खेल विज्ञानों से संबंधित अनुसंधान परियोजनाओं को शुरू करना और प्रोत्साहन करना। तो ये इनके उद्देश्य और लक्ष्य हैं। बात करें आगे तो फिर आती है हमारे अखिल भारतीय खेल परिषद। बात करें अखिल भारतीय खेल परिषद की, तो ये परिषद की गठन हमारे 19 अक्टूबर 2015 को इसका गठन किया गया। युवा मामले और खेल मंत्रालय के सलाहकारी निकाय के रूप में काम करता है कि खेल के लिए हमें कौन कौन से स्टेडियम बनाने, इनका रख रखाव कैसे कैसे करना है, कितने सदस्य होने चाहिए, हमारी बैठक कब होनी चाहिए, बजट कितना आना चाहिए, बजट को किस तरह से खर्च करना चाहिए, किस तरह के टेंडर होने चाहिए, किन खिलाड़ियों को लेना, किन खिलाड़ियों को नहीं लेना। तो अखिल भारतीय खेल परिषद की ये कार्य करता है। किसका? युवा मामले और खेल मंत्रालय के अधीन क्या सलाहकारी निकाय के रूप में ये कार्य करता है। अब दो शब्द जो आपने सुने होंगे, वाडा और नाडा। क्या? वाडा और नाडा। वाडा का मतलब होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा का मतलब होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो दोनों के दोनों क्या कार्य करती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। वाडा का मतलब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी क्या करती है, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हमारी प्रतियोगिता होती है, जैसे हमारे ओलंपिक होता है, पैरालंपिक होते हैं, एशियन गेम्स होते हैं, राष्ट्रमंडल खेल्स होते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स के प्रतियोगिता होते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होती हैं।
तो इनके अंदर जितने भी खिलाड़ी भाग लेते हैं, यदि ये खिलाड़ी अपनी जो क्षमता को बढ़ाने के लिए यदि प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो उन खिलाड़ियों को डीबार करना, उनकी जांच करना, उनके नमूने लेना तो ये सब किया जाता है वाडा के द्वारा। और वाडा क्या है, विश्व स्तरीय प्रतियोगिताएं होती है उनके अंदर होता है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया था कि दुनिया में जितने भी जो नमूने लिए गए हैं खिलाड़ियों के, उसमें भारत सबसे नंबर 1 पे रहा है। जिनके परसेंटेज में देखा गया कि सबसे नंबर 1 पे रहा है कि जिनमें खिलाड़ियों के द्वारा प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल किया गया। और ये हाल ही में 1 या 2 महीने पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर ये चीज़ बताई गई थी। और फिर बात करें नाडा की, तो नाडा का मतलब है हमारे NADA, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये क्या तय करती है कि जो खिलाड़ी यदि नेशनल या इंटरनेशनल स्तर पर खेल खेलने के लिए जाते हैं, उनके पहले से चेक कर ले। क्यों? क्योंकि यदि ये चीज़ें वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी या वाडा के द्वारा पता चलती है, तो हमारे विश्व के अंदर किरकिरी हो सकती है या फिर हमारी इंसल्ट या बेइज्जती हो सकती है। तो इसलिए नाडा क्या करती है, पहले से चेक करके रखती है कि कोई भी खिलाड़ी क्या प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल ना करे खेल के दौरान या खेल के बाद, अपनी क्षमता वर्धन के लिए। 2005 में इसको इस पंजीकृत सोसाइटी के रूप में गठित किया गया था। डोपिंग फ्री खेल विकास के लिए इसकी स्थापना की गई थी, ताकि कोई भी खिलाड़ी है वो अपने खेल के दौरान क्या डोपिंग फ्री अर्थात जो प्रतिबंधित दवाएं हैं उनका इस्तेमाल ना करे। खेल मंत्रालय के अंतर्गत यह संस्था कार्य करती है। खेल मंत्रालय के अंदर ये संस्था कार्य करती है। 2005 में पंजीकृत सोसाइटी के रूप में इसको गठित किया गया था। बात करें इसकी, तो अब इसमें नीतिगत ढांचे की, तो नीतिगत ढांचा किसकी बात कर रहे हैं, हमें अखिल भारतीय खेल परिषद की बात कर रहे हैं। तो अखिल भारतीय खेल परिषद का नीतिगत ढांचे की बात करें तो 1982 में एशियाई खेलों का आयोजन भारत में किया गया था। क्या किया गया था? 1982 में एशियाई खेलों का आयोजन भारत में किया गया था। और इन खेलों के सफल आयोजन के बाद में खेलों के विकास के लिए एक नीतिगत रूपरेखा तैयार की गई। जैसे ही हमारे आयोजन हो गए 1982 में एशियाई खेलों का, तो इसके बाद क्या है कि सरकार ने ये तय किया कि अब तो आयोजन हो गया है, लेकिन हमें इसके आगे भी इसको आगे बढ़ाना है। और आगे कैसे बढ़ाना है कि आगे इस तरह बढ़ाना है कि हमें इसके लिए खेलों के विकास के लिए एक नीतिगत रूपरेखा तैयार करनी है। इस रूपरेखा के तहत 1984 में भारत की पहली राष्ट्रीय खेल नीति जारी की गई कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, उसके लिए हमारी राष्ट्रीय खेल नीति जारी की जाती है। वर्ष 1984 में भारत की पहली राष्ट्रीय खेल नीति जारी की जाती है। और बात करें इसकी, तो यह क्या एक 16 सूत्रीय नीति थी। जो हमारी पहली खेल नीति थी देश की, ये क्या थी? 16 सूत्रीय खेल नीति थी। ये तो आप वैसे भी समझ सकते हैं कि यदि आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर होते या खेल मंत्री होते, तो आपको यदि कहा जाता कि आपके देश के लिए क्या करना है कि एक खेल नीति तैयार करनी है, तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स इसके अंदर शामिल करेंगे। तो 16 पॉइंट तो उन्होंने बताए, तो आप यदि 20 पॉइंट बताएंगे तो हो सकता है 16 के 16 उनमें से मिल जाए। तो आप इसको ऐसा ना समझे कोई विशेष पॉइंट होते हैं, ये केवल सामान्य से जनरल से पॉइंट होते हैं। और इन 16 पॉइंटों को प्राथमिकता दी गई और इनकी प्राथमिकता के आधार पर खेलों के विकास की योजना बनाई गई। अब उनमें खास खास पॉइंट कौन कौन से थे, वैसे भी आप समझ सकते हैं कौन कौन से होंगे। तो मेन चीज़ क्या होते हैं, सभी को पता है कि जो देशी व्यक्ति होते हैं या देसी लोग होते हैं जो गाँव से संबंधित होते हैं, खेलों में थोड़ा बढ़िया होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको परिवेश उतना बढ़िया मिलता है, शुद्ध हवा मिलती है, शुद्ध भोजन मिलता है। तो इस वजह से क्या है, उनकी क्षमताएं क्या है, शहरी जो लड़के होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उनके मुकाबले थोड़ी बढ़िया होती है। इसलिए यदि ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूदों का विकास किया जाए, तो हमारे जो जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं गाँव से निकल के जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का नाम रोशन कर सकती है। तो हमें क्या करना, ग्रामीण खेलों में क्या खेलकूद का विकास करना है। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे खेलकूदों का विकास करना है। दूसरा है खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ी चीज़ पौष्टिक आहार प्रदान करना है। जैसे कि हमारी एक मूवी थी, मूवी में पान सिंह तोमर, यदि आपने कभी मूवी देखी हो, बहुत अच्छी मूवी है इरफान खान की। तो उसके अंदर पान सिंह तोमर में इरफान खान का एक डायलॉग होता है कि साहब जी हम कैसे दौड़ेंगे, हम तो केवल 2 रोटी और 2 केले खाकर पूरा दिन प्रैक्टिस करते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि उस समय खेलों की क्या स्थिति रहती होगी कि एक नेशनल लेवल का इंटर जो एशियन गेम्स खेलने जाता है पान सिंह तोमर, तो उससे पहले उसे केवल 2 रोटी दी जाती है, 2 केले दिए जाते हैं। तो उसी के आधार पे यदि भारत सरकार ये उम्मीद करती है कि 2 रोटी और 2 केले के भरोसे पे कि वह मेडल लेके आए, स्वर्ण पदक या सिल्वर मेडल, इस तरह का मेडल लाए, तो यह संभव नहीं है। तो इसलिए सरकार ने क्या 16 जो नीति पॉइंट्स बनाए, उसमें ये पॉइंट खासकर तौर पर डाला कि खिलाड़ियों के लिए पौष्टिक आहार होना चाहिए, जिससे उनकी क्या जो प्रैक्टिस के दौरान किसी भी तरह से डाउनग्रेड नहीं होना चाहिए उनका शरीर।
शारीरिक शिक्षा और खेलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। जो हमारे जो पाठ्यक्रम होते हैं अर्थात 8वीं 9वीं 10वीं की जो किताबें होती है, बुक्स होती है, उनके अंदर खेलों से संबंधित जो शिक्षा होती है और खेलों को पाठ्यक्रम में डाला जाना चाहिए कि कौन कौन से खेल है, कौन कौन से खिलाड़ी हमारे। जो हमारी साउथ की एक, यदि आपने सुनी हो तो पाठ्यक्रम की एक बुक है, तो महाराष्ट्र के अंदर पाठ्यक्रम की बुक के अंदर महेंद्र सिंह धोनी को भी एक चैप्टर में डाला गया है। तो आप ये सोच सकते हैं कि खेलों को किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है। महेंद्र सिंह धोनी का भी एक चैप्टर है, चैप्टर के अंदर एक पूरा पूरा कॉलम है कि महेंद्र सिंह धोनी के बारे में पूरा पूरा बताया गया है। तो आप इस तरह देख सकते हैं कि, और सचिन के बारे में भी कई बुक्स हमारी जो स्टेट की, तो उनके अंदर बताया गया है। सचिन तेंदुलकर जो हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों है, तो खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, अर्थात जो हमारे कोच है, कोचों की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर आगे बात करें हम, तो खेल उद्योग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। खेल उद्योग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। खेल क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विशेष खेल संगठनों के मध्य समन्वय को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ साथ खिलाड़ियों के लिए रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। और ये आप देख सकते हैं कि राजस्थान सरकार ने 2% नौकरी के अंदर आरक्षण कर दिया है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जो खिलाड़ी राजस्थान से होके आते हैं, केवल ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ पर मेडल लेके आए। मेडल लाने पर तो उनको वित्तीय प्रोत्साहन तो दिया ही जाएगा, साथ ही साथ नौकरी दी जाएगी। लेकिन यदि वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पहुँचते हैं, जैसे हमारे एशियन गेम, राष्ट्रमंडल गेम, ओलंपिक, पैरालंपिक, तो राज्य सरकार के द्वारा 2% कोटा दिया गया है और सीधी नौकरी की व्यवस्था की गई है इसके लिए, खिलाड़ियों के लिए। तो इस तरह देख सकते हैं, जो हमारी 16 सूत्रीय नीति थी हमारी, कौन सी, भारत की, भारत की जो पहली राष्ट्रीय खेल नीति थी, तो उसके इस तरह के पॉइंट थे। पहला वो ही था, ग्रामीण खेलों में खेलकूद का विकास करना, खिलाड़ियों के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था करना, शारीरिक शिक्षा और खेलों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाए। हमारे खेल उद्योग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। खेल क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विभिन्न जो खेल संगठन है उनके मध्य समन्वय को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ हमारे खिलाड़ियों के लिए रोजगार की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो इस तरह के पूरे पूरे 16 पॉइंट थे, लेकिन हम 16 पॉइंट नहीं पढ़ेंगे, खास खास पॉइंट ही देख रहे हैं। बात करें वर्ष 1992 की, तो 1992 में 1984 की जो खेल नीति थी, उस खेल नीति को विस्तृत रूप से जारी किया गया, अर्थात इसको बढ़ाया गया आगे। और इसमें जो जो पॉइंट छूट गए थे, जो जो उस समय के साथ रेलेवेंट पॉइंट थे, उन रेलेवेंट पॉइंट को इसके अंदर शामिल किया गया। अब बात करें जो हमारी 1992 की जो राष्ट्रीय खेल नीति थी, ठीक है, हाँ, 1992 की जो खेल नीति थी, उसमें कौन कौन से खास पॉइंट शामिल किए गए। इसको 4 भागों में बांटा गया। क्या है, इसको 4 भागों में बांटा गया। पहला भाग में हमारे बनाया गया, देश में खेलों के विकास के लिए सकारात्मक माहौल बनाया जाए, अर्थात जो हमारे खिलाड़ी मेडल लेके आते हैं, मेडल ला के लेके आते हैं, उनको एनकरेज किया जाना चाहिए, देश के सामने बताया जाना चाहिए। जैसे हमारी भारतीय टीम जब T20 का वर्ल्ड कप जीत कर आई अभी, तो पूरे के पूरे देश के अंदर उनकी जो वैनिटी वैन है वो घूमी थी। तो देश के लोगों को जब पता चला, राष्ट्रीय माहौल बना के जश्न का माहौल बनता है इससे, तो सकारात्मक माहौल बनना चाहिए। पहले ऐसे कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो ये जो हमारी ये लाइन है, जो अमिताभ बच्चन के द्वारा भी कई बार टीवी पे बोल दी जाती है, लेकिन ये होती नहीं है सही। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक सकारात्मक माहौल होना चाहिए। सकारात्मक माहौल में ये होना चाहिए, जो बच्चे अच्छा खेलते हैं उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी की गतिविधियाँ भी होनी चाहिए। खेल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। खेल एक स्तर तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद प्रोफेशनली होना चाहिए। उनको जो प्रोफेशनली टेक्निकल जो भी टर्म्स होती है उनको सिखाई जानी चाहिए, ताकि वो खेल में आगे बढ़ सके। खेल प्रतियोगिता और मानकों के स्तर में सुधार लाया जाना चाहिए। और चौथी है, खेल के आधार को विस्तृत किया जाना चाहिए। 1992 से पहले भारत ने सिर्फ हॉकी और कुश्ती में ही ओलंपिक पदक जीते थे, और जो भी हमारे केवल कुश्ती में तो केवल एक पदक ही जीता था, बाकी सारे सारे हॉकी, ठीक है, हॉकी और कुश्ती इन्हीं में ओलंपिक पदक जीते हैं और किसी भी खेल में नहीं। तो 1992 की जो खेल नीति आई थी, तो 1992 की खेल नीति में इसका विस्तार किया गया, और विस्तार करके यह तय किया गया कि हमें कुश्ती और हॉकी के अलावा भी पदक लेकर आना है। बात करें इन नीतियों की, जो 1984 और 1900 जो हमारे 92 की जो खेल नीति है, इन नीतियों की आंशिक सफलता से प्रेरणा पा करके खेल क्षेत्र की जो अन्य कमियां हैं इनको दूर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 2001 में एक नई राष्ट्रीय खेल नीति जारी की गई। 2001 में क्या हुआ, नई राष्ट्रीय खेल नीति जारी हुई, जिससे पता चले कि हमें जो ये खेल है इसके अंदर और भी विकास करना है। और उसमें हमारे 2001 की जो राष्ट्रीय खेल नीति थी, तो इसके कौन कौन से पॉइंट्स थे वो देखें।
पहला पॉइंट देखें तो खेलों के आधार को व्यापक बनाना। ऐसा नहीं है कि हमें केवल एक या दो खेल है इन्हीं के अंदर जो बेहतर कार्य करना है, हमें क्या सभी खेलों के अंदर बेहतर कार्य करना है और डाइवर्सिटी लेके आनी है। डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग खेलों के अंदर हमारे अलग अलग और बहुत सारे मेडल आने चाहिए। खेलों में श्रेष्ठता लेके आना। ऐसा नहीं कि हमने यदि ब्रॉन्ज मेडल मिल गया, सिल्वर मेडल मिल गया, नहीं, हमें सारे कार्य स्वर्ण पदक के लिए करने चाहिए और सभी प्रतियोगिताओं के लिए करनी चाहिए। राष्ट्रीय खेल संघों और अन्य खेल संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करनी है। अर्थात जितने भी खेल संस्थाएं हैं उनको जितने पैसे की जरूरत पड़ती है जरूरत के, तो उनको उतना पैसा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। खेलों के बुनियादी ढांचे का विकास किया जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? खेलों के बुनियादी ढांचे का विकास करना चाहिए। खेल क्षेत्र में संगठित क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। खेल क्षेत्र में क्या किया जाना चाहिए? संगठित क्षेत्र की जो भागीदारी है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। खिलाड़ियों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। खेलों में महिलाओं, पिछड़ी जनजातियों और ग्रामीण युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना चाहिए ताकि वो भी आगे बढ़े और देश भी आगे बढ़े। जनता में खेलों के प्रति रुझान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जनता में क्या होना चाहिए? खेलों के प्रति रुझान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वर्ष 2007 से 2001 की 2007 में 2001 की जो खेल नीति थी उसका भी विस्तार किया गया। तो इस तरह हमारी चौथी खेल नीति आ जाती है 2007 के अंदर। तो इस नीति में हमारी 3 खास बात कहेगी। उनको सी भारत में खेलों के फ्रेमवर्क को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। क्या होना चाहिए? भारत में खेलों के फ्रेमवर्क को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। खेलों को जीवन पद्धति के रूप में अपनाया जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? खेलों को जीवन पद्धति के रूप में अपनाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खेलों को खेलने से क्या है कि हमें मेडल ही मिले, और कई बार कहते हैं कि ये खेल खेलने से तुम कौन सा कोई ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले आओगे। नहीं नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि खेल खेलने से हमें कोई ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं मिले। इससे क्या है, हमारा जीवन भी अच्छा हो सकता है, हमारी फिजिक्स अच्छी हो सकती है। फिजिक्स का मतलब एक भौतिक विज्ञान नहीं होता, हमारे शरीर की जो गतिविधियाँ होती है, दौड़ लगाने से हमारे शरीर का जो इम्बैलेंस होता है वह ठीक होता है। तो बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो खेलों को खेलने से ही ठीक हो जाते हैं। कई बीमारियां खेलों को खेलने से ठीक हो जाती है। व्यक्तिगत विकास होता है, सामुदायिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय शांति और भाईचारे की भावना के विकास में खेलों के योगदान को स्वीकार किया गया है। तो इस चीज़ को हम देख सकते हैं। तो ये तो हमारी भारत की खेल नीति थी। अब बात करेंगे हम राजस्थान की खेल नीति की। राजस्थान की खेल नीति की बात करें तो राजस्थान राज्य में खेलों के संपूर्ण विकास और खिलाड़ी के प्रोत्साहन के लिए क्या युवा मामले और खेल विभाग काम करता है। राजस्थान में भी हमारे क्या युवा मामले और खेल विभाग काम करता है, देश में भी काम करता है। अब बात करते हैं राज्य की। तो राजस्थान राज्य की खेल नीति क्या है? अर्थात भारत की खेल नीति अलग है, राजस्थान राज्य की खेल नीतियाँ अलग अलग है। अब इसका विजन क्या है? पहला काम तो खेल सुविधाओं का विकास करना है। राजस्थान के जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों के लिए खेल सुविधाओं का विकास करना है। प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं उनको पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना है। क्या करना है? प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को खेल अवसर उपलब्ध कराना है। प्रदेशों को खेलों के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना है। प्रदेश को हमारा राजस्थान है तो राजस्थान को खेल के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाना है। लेकिन अभी तक हम टॉप 7 के अंदर भी नहीं आ पाते हैं। जब हमारे खेलो इंडिया नेशनल गेम्स होते हैं तो उसके अंदर टॉप के रूप में जैसे हरियाणा है, महाराष्ट्र है, केरल है, तमिलनाडु, तो ये ऐसे राज्य टॉप कर रहे हैं। लेकिन हमें इस नीति का उद्देश्य यही है कि हमें टॉप करना है और हमें हमारे खिलाड़ियों को इतना बढ़ावा देना है। जो हमारी खेल नीति है, तो खेल नीति जो राजस्थान की 2012 की, इसके उद्देश्य क्या है? प्रदेश में खेलों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है। क्या करना है? प्रदेश में खेलों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है। सभी नागरिकों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। क्या करना है? सभी नागरिकों को क्या करना है? खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। खेलों में जन भागीदारी उत्कृष्टता को बढ़ावा दिया जाना है। खेलों में क्या करनी है? जन भागीदारी, अर्थात लोगों को शामिल करना ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे हमारे ओलंपिक, ग्रामीण ओलंपिक गेम हुए थे अभी जो हमारे अशोक गहलोत सरकार के अंतर्गत, तो उसमें जो मजदूर थे, जो नरेगा के अंदर काम करते थे, ऐसे ऐसे लोग भी शामिल हुए थे खेलो ओलंपिक के अंदर, ग्रामीण ओलंपिक के अंदर। तो जन भागीदारी बढ़ती है तो खेलों के प्रति लोगों का रुझान भी बढ़ता है। उच्च स्तरीय आधारभूत ढांचा और उनका संरक्षण करना है। क्या बनाना हमें? उच्च स्तरीय आधारभूत ढांचा तैयार करना और उनका संधारण करना, उसका मैनेजमेंट करना है। जो हमारे महिला, ग्रामीण और जनजातीय जो खिलाड़ी है इन पर विशेष ध्यान देना है। महिला, ग्रामीण और जनजाति खिलाड़ी इन पर विशेष ध्यान देना है ताकि ये भी आगे बढ़े। दिव्यांग खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधाएं देनी चाहिए। जैसे हमारे अवनी लेखरा ने 2 ओलंपिक के अंदर लगातार 3 मेडल जीतकर भारत का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन किया है। तो हमारे जो दिव्यांग खिलाड़ी है उन्होंने देश का नाम काफ़ी हद तक रोशन किया है। जो हमारे नवदीप सिंह है, जिनकी तो रील काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, यदि आपने वो देखी हो तो। जो हमारे जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं जो हमारे गोल्ड मेडल लेके आए हैं इस बार,
तो उनकी रील काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है। हमारी जो देवेंद्र झाझड़िया ने तो 2004 के ओलंपिक से पैरालंपिक से भारत का नाम रोशन करते आए हैं। और फिर हमारे सुंदर सिंह गुर्जर और फिर बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं, लेकिन भारत का नाम, जैसे दीपा मलिक है, तो ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आप इनका नाम याद रखेंगे। जैसे मरियम मरियम तंगावेलु है, ये खिलाड़ी हमारे जो ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं। तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं ऐसे। प्रदेश में के साथ से खेलों को बढ़ावा देना, जैसे कि हमारे खेल पर्यटन है, इसको बढ़ावा देना है कि दूसरे देश से खिलाड़ी हमारे देश के अंदर आए और खेल जो से संबंधित जो सुविधाएं हैं उनको लेने की कोशिश करें। तो खेल पर्यटन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। बात है निजी क्षेत्र की, तो निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। क्या करना? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। अब आते हैं राज्य खेल नीति। राज्य खेल नीति की बात करें, 2012 में 5 पहलुओं पर फोकस किया गया। राज्य खेल नीति 2012 की बात कर रहे हैं, तो इसमें 5 पहलुओं पर फोकस किया गया। जो 5 फोकस के पॉइंट कौन कौन से थे? पहला हमारा खेल प्रबंधन आता है। पहला क्या आता है? खेल प्रबंधन। दूसरा खेल संघों में समन्वय। तीसरा प्रतिभाओं को चिन्हित करना और तराशना। क्या होता है? प्रतिभाओं को चिन्हित करना और तराशना। चौथा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना। पांचवा आधारभूत खेल सुविधाएं प्रदान करना। तो हमारे 5 पॉइंट है, इन 5 पॉइंटों के इर्द गिर्द ही हमारी खेल नीति कार्य कर रही है। एक तो हमारा खेल प्रबंधन, दूसरा खेल संघों में समन्वय, तीसरा प्रतिभाओं को चिन्हित करना, तराशना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना, आधारभूत खेल सुविधाओं को प्रदान करना। तो हमारे 5 पॉइंट है जिसके अंतर्गत हमारी खेल नीति राज्य की 2012 कार्य करती है। उसके जस्ट अगले साल ही हमारे 2013 की खेल नीति आ जाती है। कौन सी? 2013 की खेल नीति आ जाती है। तो ये तो लगातार चल ही रहा है। ऐसा लगता है कि 2012 में हमारी कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने अपनी खेल नीति जारी की। 2013 में बीजेपी की सरकार आ गई, तो 2013 में बीजेपी सरकार के द्वारा अलग खेल नीति जारी की गई। लेकिन ऐसा ना सोचिए कि ये खेल नीति में कुछ अलग होगा। इस खेल नीति में भी हमारे जो खेल के जो मूलभूत नियम होते हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो प्रदान करने की कोशिश की जाती है। और नई खेल नीति लाने का उद्देश्य ये होता है कि जो पॉइंट्स पिछली खेल नीति में छूट गए थे, उन जो पॉइंट्स या पहलू होते हैं उनको इस बार की जो खेल नीति है उसमें शामिल करना है और शामिल करके खिलाड़ी को बेहतर अवसर देना है। खेलों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना इसका पहला पॉइंट्स आता है। खेलों में अधिकाधिक जो भागीदारी उसको सुनिश्चित करना, खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, उच्च स्तरीय आधारभूत ढांचे का विकास करना और उसका संधारण करना। हमें क्या करना? राज्य के अंदर उच्च स्तरीय आधारभूत ढांचे का निर्माण करना और उसका संधारण करना है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में सहभागिता को बढ़ावा देना है। क्या करना? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती है उनमें सहभागिता को बढ़ावा देना। प्रतिभाशाली खिलाड़ी होते हैं इनको सम्मानित करना। क्या? प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सम्मानित करना। पैरा खिलाड़ी है उनको आवश्यकता अनुसार सुविधाएं प्रदान करना। साहसिक खेलों को बढ़ावा देना, इनके प्रमुख उद्देश्य हो सकते हैं। बात करें जो हमारी अगली 2013 की खेल नीति आई थी, इस खेल नीति के दृष्टिकोण की बात करें तो दृष्टिकोण हमारा खेल सुविधाओं का विकास करना और विस्तार करना है। जो हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी है उनको पर्याप्त अवसर प्रदान करना है। क्या करना है? जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी है जो देश के अंदर काफ़ी अच्छा कर सकते हैं उनको पर्याप्त अवसर देना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश को पहचान दिलाना है। प्रदेश को क्या करना है? खेलों के क्षेत्र में अग्रिम राज्यों में स्थापित करना हमारा विजन भी उससे मान सकते हैं और हमारा दृष्टिकोण भी मान सकते हैं। तो इसके बाद हमने कुछ प्रावधान किए। जो 2013 की खेल नीति थी इसके बाद हमारे कुछ प्रावधान किए। इसके अंतर्गत इस नीति में राज्य को प्रथम खेल विश्वविद्यालय झुंझुनू में खोला जाना प्रस्तावित किया गया। अर्थात झुंझुनू में हमें क्या करना है? राजस्थान का पहला खेल विश्वविद्यालय झुंझुनू में खोला जाना है। राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता कार्यक्रम अर्थात NPFP है, जो होता है ना नेशनल फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम, तो इसके अंतर्गत क्या युवा मामले और खेल विभाग जो भारत सरकार का कार्यक्रम है इसको भी लागू करने का कार्य इसके अंदर किया गया। अब उद्देश्य क्या था इसका? जो हमारे स्कूली बच्चे हैं तो स्कूली बच्चों को शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाए रखना, बच्चों की जो कार्य क्षमता है उसमें वृद्धि के साथ साथ उनका सर्वांगीण विकास करना इसका उद्देश्य रहा है। फिर बात करें राजस्थान राज्य खेल विकास फंड की, तो इस नीति में खिलाड़ियों को दिए जाने वाले पुरस्कार, खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, खेल उपकरणों के क्रय, प्रशिक्षण शिविर आदि में दी जाने वाली जो अनुदान राशि है इसके लिए अलग से इस फंड के सृजन का प्रावधान किया गया है। क्या है फंड का नाम? राजस्थान राज्य खेल विकास फंड। जो हमारे खिलाड़ी होंगे उनको बहुत सारे खेल उपकरण हैं, प्रतियोगिता का आयोजन है, पुरस्कार है, प्रशिक्षण शिविर है, इनको आयोजित करने के लिए इस फंड की व्यवस्था की गई। अब बात करें राजस्थान राज्य की जो नई खेल नीति है 19-20 में,
ये जारी की गई हाल ही में 2-3 साल पहले। तो इसका उद्देश्य क्या है इसके बारे में देखिए। तो खेलों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। क्या? खेलों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, खेलों में अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करना, खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, उच्च स्तरीय आधारभूत ढांचे का विकास और संधारण करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सहभागिता बढ़ाना, प्रतिभाशाली जो भी खिलाड़ी हैं उनको सम्मानित करना, पैरा खिलाड़ियों को आवश्यकता अनुसार सुविधाएं देना, साहसिक खेलों को बढ़ावा देना। इसके उद्देश्य हैं खेलों के विकास के लिए जो हमारे शैक्षणिक संस्थान है, खेलों के विकास के लिए जो शैक्षणिक संस्थान है उनको सहयोग देना। दृष्टिकोण की बात करें तो खेल सुविधाओं का विकास करना, प्रतिभाशाली जो में खिलाड़ी उसको पर्याप्त अवसर देना। तो ये दृष्टिकोण तो आप वैसे भी समझ सकते हैं कि क्या दृष्टिकोण हो सकता है एक खेल नीति का। भाई वही खेल सुविधाओं का विकास करना है कि जितनी भी सुविधाएं हैं, जो कमी है, नए नए क्षेत्र, नए नए जो प्लेटफॉर्म है उनको प्रदान करना, प्रदेश के जो खेल है उनके क्षेत्र में अग्रिम राज्य में स्थापित करना। जो हमारा राजस्थान है तो उनको क्या है, खेलों के क्षेत्र में अग्रिम राज्य में स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलों की पहचान दिलाना। या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश को पहचान दिलाना है कि राजस्थान के खिलाड़ी क्या है, ओलंपिक, पैरालंपिक और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर वहाँ पे अपना अच्छा कार्य कर रहे हैं। अब बात करें इसके प्रावधानों की, तो समन्वित स्टेडियम स्टेडियम बनाने हैं जैसा आधारभूत खेल सुविधाएं हो। ये कार्यक्रम हमारा 2007 और 2015 के अंदर लाया गया था। पे एंड प्ले स्कीम भी चलाई गई, जैसे हमारे एसएमएस स्टेडियम और बहुत सारे ऐसे स्टेडियम हैं जहां आप थोड़ा सा पैसा देकर अपने खेलों का आयोजन कर सकते हैं। जो प्राइवेटली मतलब कोई भी निजी क्षेत्र यदि खेलों का आयोजन करना चाहता है तो स्टेडियम और हमारे जो खेल सुविधाएं हैं उनका उपयोग कर सकता है थोड़ा सा पैसा देकर। नर्सरी स्कीम की बात करें तो आयु 8 से 14 साल तक की जो खिलाड़ी हैं, बच्चे हैं, उनको नॉरिश करने के लिए खेल के क्षेत्र में नर्सरी स्कीम लाई गई। आउट ऑफ टर्न पॉलिसी का मतलब जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको आउट ऑफ टर्न जाकर भी नौकरी दी जाती है, अर्थात नियमों में थोड़ी छूट देकर उनको नौकरी दी जाती है। खिलाड़ियों को पेंशन योजना, जब वो खिलाड़ी रिटायर हो जाते हैं तो उनको पेंशन योजना का प्रावधान किया गया है। बात करें आगे तो राजस्थान सरकार के जो खेल मंत्री थे उस समय के, अर्थात जो हमारे कांग्रेस समय की बात कर रहे हैं, तो अशोक चांद्रा जी थे। तो उन्होंने घोषणा की थी कि राजस्थान खिलाड़ी जो ओलंपिक पैरालंपिक में भाग लेगा उन्हें सीधी सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके लिए राजस्थान सेवा नियम 2013 में संशोधन किया गया। अर्थात उस समय क्या था, जो हमारे कांग्रेस समय के जो खेल मंत्री थे अशोक चांद्रा जी ने घोषणा की थी कि जो भी ओलंपिक पैरालंपिक में भाग लेगा तो उनको क्या सरकारी नौकरी दी जाएगी। राजस्थान ओलंपिक पैरालंपिक खेलों में भाग लेने मात्र से नौकरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? राजस्थान। वर्ष 2018 की बात करें तो 2018 में केंद्र सरकार ने देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई थी हमारी मणिपुर के अंदर, और हम भी कहाँ प्रस्तावित कर रहे हैं? झुंझुनू के अंदर। बात करें राजस्थान सरकार की, तो राजस्थान सरकार क्या है, जो भी ओलंपिक पैरालंपिक में हमारे मेडल लेके आते हैं उन खिलाड़ियों को जो आर्थिक प्रोत्साहन देते हैं। जैसे हमारी कौन कौन से ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के अंदर यदि कोई गोल्ड मेडल लाता है तो 3 करोड़ रुपए, सिल्वर मेडल आता है 2 करोड़, ब्रॉन्ज मेडल आता है तो 1 करोड़ रुपए उसे प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। फिर बात करें कॉमनवेल्थ और एशियन गेम की, तो उसमें गोल्ड मेडल लाते हैं तो 1 करोड़, सिल्वर पे 60 लाख और हमारे जो ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज में 30 लाख का प्रावधान किया है, जिससे कि खिलाड़ियों को वित्तीय प्रोत्साहन मिले और वो आगे बढ़ बढ़ के इनके ये मान लीजिए जैसे लालच में मान लीजिए कैसे भी, लेकिन अपना बेहतर प्रदर्शन करें। अब हम बात करें भारत के खेल के क्षेत्र में पिछड़ने के कारण, भारत इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? जब भी हम मेडलों की लिस्ट देखते हैं तो अमेरिका, चीन, जापान, ब्रिटेन सभी देशों की लिस्ट के अंदर कभी किसी के, जैसे कभी कभी चीन के 300-300 मेडल होते हैं और भारत के 3 मेडल भी नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे क्या कारण है कि भारत खेल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है? पहला कारण है खेल को कैरियर के रूप में कैरियर के विकल्प रूप में चुना ही नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपको एक लाइन बताई थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो ये वाली लाइन क्या है, जो हमारे परिवारजन के जो गार्जियंस होते हैं इनके दिमाग में सेट है, तो वो बच्चों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित ही नहीं करते। खेलों है तो बुनियादी ढांचे का विकास, बुनियादी ढांचे की कमी है। खेल के लिए क्या बुनियादी ढांचे की कमी है? वित्तीय निवेश की भी कमी है। क्या है? वित्तीय निवेश की कमी है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का वार्षिक बजट मात्र कितना? 480 करोड़ रुपए। अब आप सोच सकते हैं 480 करोड़ रुपए में उन्हें स्टेडियम का संचालन भी करना है, खिलाड़ियों के लिए पौष्टिक आहार की भी उपलब्धता लेके आनी है, जितने भी प्रतियोगिताएं हैं उनको भी आयोजित करना है, रहने का खर्चा, सारे खर्चे मिला के उनको 480 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें कैसा विकास होगा। हमारे स्कूल कॉलेज शिक्षा है उनमें खेलों को शामिल नहीं किया जाता।
खेल क्षेत्र में महिलाओं और ग्रामीण युवाओं की भागीदारी कम ही रहती है, अर्थात उनको कम ही शामिल किया जाता है। निजी क्षेत्र के द्वारा खेलों के में निवेश भी कम ही किया जा रहा है, जबकि इसके सुझाव में हमारे जो CSR होता है, जो हमारा कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी के द्वारा जो कंपनी अधिनियम 2013 है, उसकी धारा 35 है। तो 35 के अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी कंपनी जो भी धन कमाती है, तो CSR के अंतर्गत जो भी धन खर्च करेगी समाज के कल्याण के लिए, उसमें खेलों के विकास के लिए भी वो धन खर्च करेगी, तो उसको भी CSR के अंदर शामिल किया जाता है। तो उनके पास ऑप्शन है कि वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नए खिलाड़ी तो नए खिलाड़ी को तराशने के लिए की बजाय जो हमारे पुराने खिलाड़ी हैं उनका महिमा मंडन किया जाता है। जैसे हमारे नीरज चोपड़ा है, तो और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहले के जो ओलंपिक और बड़े बड़े खेलों के अंदर मेडल लाए हैं। तो हम क्या है सालों तक उन्हीं के, जैसे हमारे बहुत सारे खिलाड़ी, जैसे हम चाहे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ले लीजिए, 2003 के अंदर उन्होंने ओलंपिक के अंदर मेडल लाए थे। तो अभिनव बिंद्रा है, तो अभिनव बिंद्रा 2008 के अंदर हमारे गोल्ड मेडल लेके आए थे निशानेबाजी के अंदर। तो आज भी हम केवल उन्हीं के गुणों का बखान करते रहते हैं, ऐसा तो नहीं कि हम नए नए खिलाड़ियों को तराशने का कार्य करेंगे। तो हम केवल यही कार्य करते हैं, पुराने खिलाड़ियों का महिमा मंडन करना, नए खिलाड़ियों की पर ध्यान देने के बजाय। अब हम बात करेंगे कौन कौन सी योजनाएं चल रही है हमारे खिलाड़ियों के लिए खेल क्षेत्र में। तो सबसे पहले आती है पायका योजना। कौन सी योजना है? पायका योजना। पायका योजना की बात करते हैं, इसे कहते हैं पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान। क्या? पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान कहते हैं पायका योजना को। इस अभियान की शुरुआत हमारे भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2008-9 में की गई थी। कब की गई थी? इसकी 2008-9 में हमारे पायका योजना की शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि आने वाले 10 सालों में, कब? आने वाले 10 सालों में, मतलब 2008-9 से लेना है 10 साल तक, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर खेलों के मैदानों का निर्माण करना है। पंचायत और ब्लॉक स्तर में हमारे खेल मैदानों का निर्माण करना है। तो ये काफ़ी अच्छे स्तर पर कार्य इन्होंने किया है। जो भी हमारे बड़े बड़े स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उनमें क्या है कि हमारे जो खेल मैदानों का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। अप्रैल 2014 की बात करें, क्या अप्रैल 2014 की बात करें तो 2014 में इस अभियान का नाम बदल के क्या कर दिया गया? राजीव गांधी खेल अभियान कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? राजीव गांधी खेल अभियान कर दिया गया 2014 में, इस अभियान का नाम बदल के। तो आप इसे याद रखेंगे, पाई का अभियान है तो इसका नाम बदल के RGKA कर दिया गया, राजीव गांधी खेल अभियान कर दिया गया। बात करें खेलो इंडिया कार्यक्रम की। क्या? खेलो इंडिया कार्यक्रम की बात करें तो खेल क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए एकीकृत कार्यक्रम है। खेलो इंडिया कार्यक्रम क्या है कि खेल क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए एकीकृत कार्यक्रम है। स्थानीय स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और देश में खेलों के लिए मजबूत फ्रेमवर्क को तैयार करने के लिए ये क्या है, एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की तरह शुरू किया गया है। तो स्थानीय स्तर पर क्या करना है? खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है, साथ ही साथ देश में खेलों के लिए मजबूत फ्रेमवर्क को तैयार करना है। इसके लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अब हमारे राजीव गांधी की बात कर रहे हैं। राजीव गांधी का खेलो इंडिया कार्यक्रम की बात कर रहे हैं। तो खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत 3 योजनाओं का विलय किया गया। जैसे कौन कौन सी 3 योजनाएं जिनका विलय इसके अंदर कर दिया गया? एक तो हमारे राजीव गांधी खेल अभियान है, राजीव गांधी खेल अभियान RGKA, शहरी खेल बुनियादी ढांचा USIS, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना NSTSS, इन 3 योजनाओं का विलय कर दिया गया इसके अंदर। इसके तहत के देश के जो 20 विश्वविद्यालय और उनसे हमारे देश के जो 20 टॉप के विश्वविद्यालय, इन विश्वविद्यालय के खेलों के उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? इन 20 विश्वविद्यालयों को, हमारे 20 विश्वविद्यालय, इनको खेलों के उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित कर रहे हैं। प्रत्येक 1000 खिलाड़ी का चयन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? प्रत्येक 1000 खिलाड़ी का चयन किया जा रहा है। उन्हें 8 साल तक 5 लाख रुपए हर साल की आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। क्या दिया जा रहा है? 8 साल तक हम क्या करेंगे? उनको 5 लाख की वार्षिक सहायता देंगे ताकि वो अपना विकास कर सके। 10 से 18 साल की आयु सीमा के 20 करोड़ बच्चों को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाना है। क्या करना है? 20 करोड़ बच्चों को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाना है। कितने? 10 से 18 साल तक की आयु सीमा के। अब बात करें इस कार्यक्रम की, तो इस कार्यक्रम के तहत क्या है? 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, तो अंडर 17 की, 2000 नाम में इसका बदल के क्या कर दिया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स इंडिया, क्या? अंडर 21 के। और हमारे 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स शुरू किए गए, जो हमारे अंडर 25 है। तो आप देख सकते हैं इसको। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अब हाल ही में जो
19 से 31 जनवरी 2024 को हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किए गए थे। क्या? खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किए गए थे 19 से 31 जनवरी 2024 को। तो हमारे खेलो इंडिया का छठा संस्करण था। संस्थान कहा था? चेन्नई, मदुरई, त्रिची, कोयम्बटूर, तमिलनाडु के अंदर। तो हमारे 4 जगह तमिलनाडु के अंदर इन खेलों का आयोजन किया गया। शुभारंभ की बात करें, मसाल की बात करें, तो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हमारे अनुराग सिंह ठाकुर है, और तमिलनाडु के जो खेल मंत्री है उदयन स्टालिन, तो इन दोनों ने मिलकर क्या है, इसका शुभारंभ किया मसाल के साथ। इनकी बात करें तो इसके अंदर 26 खेलों का आयोजन किया गया था। कितने खेल थे हमारे? 26 खेल। टोटल 933 पदक बांटे गए। 278 तो स्वर्ण थे, 278 रजत और 377 कांस्य पदक बांटे गए थे। जो स्क्वैश खेल है, इस खेलों के अंदर पहली बार शामिल किया गया था। शुभंकर की बात करें तो वीरा मंगाई वेलु नाचियार। क्या था? वीरा मंगाई वेलु नाचियार इसका शुभंकर था खेलो इंडिया का। ये छठा संस्करण था हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। जो हमने देखा था खेलो इंडिया यूथ गेम्स हमारे अंडर 21 के, तो इसका शुभंकर क्या था हमारा? वीरा मंगाई वेलु नाचियार। तो रानी वेलु नाचियार के कौन थी? भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लड़ने वाली पहली रानी थी। तमिल लोग इन्हें तिरंगमाई भी कहते थे, तिरमंगई भी कहते थे, और वह रामनाथपुरम की राजकुमारी थी। कौन? वेलु नाचियार। अब इस खेलो इंडिया की बात करें तो इसमें पदक तालिका में कौन से राज्य ने क्या स्थान लिया? पहले स्थान पे हमारे महाराष्ट्र, जिनको कुल 158 पदक मिले थे, और लास्ट के पे हमारे हरियाणा है। दूसरे पे तमिलनाडु, हरियाणा। 5वें पे हमारे राजस्थान आता है। राजस्थान ने 13 स्वर्ण, 17 रजत, 17 कांस्य, कुल मिला के 47 पदक जीते। अब आप मुकाबला कर सकते हैं हमारे महाराष्ट्र के मुकाबले हमारे राजस्थान की स्थिति, तो 1/3 भी नहीं है महाराष्ट्र के मुकाबले। तो हमें इसी चीज़ को सुधार करना है राजस्थान के अंदर, खेलों के अंदर। फिर बात करें एक स्कीम आती है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। स्कीम का नाम क्या है? टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इसका उद्देश्य वैसे खिलाड़ियों की पहचान कर समर्थन प्रदान करना है जिनके आगामी ओलंपिक खेलों में पदक जीतने की संभावना है। तो हमें क्या करना है? वैसे खिलाड़ियों की पहचान करके समर्थन प्रदान करना है जिनके आने वाले ओलंपिक खेल है उन्हें पदक जीतने की संभावना है। इस योजना की शुरुआत की बात करें तो वर्ष 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी, जो हमारी ओलंपिक टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है। लक्ष्य की बात करें तो 2016-2020 इस ओलंपिक को बनाकर मतलब वही है कि अब 2024 का हमारा पेरिस ओलंपिक चला गया, अब इसके बाद हमारा अगला ओलंपिक आएगा, तो अगले ओलंपिक के अंदर हमें बेहतर से बेहतर कार्य करना है। तो ये हमारी थोड़ी पुरानी स्कीम है। तो ये मान लीजिए 2016 के ओलंपिक की भी टारगेट हुआ करते थे उसके। फिर बात करें 2017 में इस योजना को पुनः नए लक्ष्यों के साथ चालू किया गया, तो हमारा पेरिस ओलंपिक भी खत्म हो गया। वर्तमान की बात करें तो टोक्यो 2020, पेरिस ओलंपिक 2024 और हमारे 2028 के ओलंपिक के लक्ष्य आ गए। इस योजना को बेहतर क्रियान्वयन के लिए एक समिति बनाई गई जिसमें अभिनव बिंद्रा को अध्यक्ष बनाया गया, जिसके सदस्य हमारे कर्णम मल्लेश्वरी, अंजलि भागवत और प्रकाश पादुकोण थे। तो इस तरह हमने खेलों से संबंधित पार्ट 1 देखा, जिसमें हमने खेल नीतियाँ, राजस्थान की खेल नीतियाँ, राजस्थान की संस्थाएं देखी, भारत की संस्थाएं देखी। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो था, पार्ट 2 जल्द ही अपलोड हो जाएगा। धन्यवाद।